हेलो फ्रेंड्स। अभी हम बात करेंगे आज इंडिया और चाइना रिलेशंस के बारे में कि भारत और चाइना के रिलेशंस किस प्रकार से थे और अभी वर्तमान दौर में हम देखेंगे कि भारत और चाइना के मध्य क्या रिलेशन रहे हैं और अभी वर्तमान में क्या चल रहे हैं, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं शुरू से ही हम। और आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है, राजस्थान में जो एनसीईआरटी बुक्स चलती है 12वीं क्लास के अंदर, उसमें भारत और चाइना के मध्य क्या रिलेशन है उनके ऊपर चर्चा की गई है। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना बना करके इसको शॉर्टली आप लोगों को उस तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, भारत और चाइना के रिलेशन जो हैं, जब हम बात करेंगे 1954 की, यहाँ से क्या शुरुआत यूँ मानी जाती है कि जब भारत, सॉरी ये दोनों ही नहीं चल रहे हैं। देखिए, हाँ देखिए, भारत आज़ाद हुआ 1947 में हुआ। और अगर हम चाइना की बात करें तो 1949 में वहाँ पर माओवादी क्रांति हुई, माओवादी क्रांति हुई और उसके बाद में चाइना यहाँ पर स्वतंत्र हुआ। तो देखिए, भारत और चाइना अगर दोनों की बात करें तो दोनों लगभग एक ही दशक में हुए हैं और 2 साल का लगभग अंतर है। लेकिन भारत का तीव्र विकास नहीं हुआ है, बल्कि चाइना का बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। आज अगर इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो चाइना जो है वो विश्व की दूसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। इंडिया, सॉरी, यूएसए के बाद में सेकंड नंबर पर आपकी चाइना आती है, भारत अभी नहीं है। तो देखिए, कारण क्या रहा है और किस तरीके से हमारे और चाइना के रिलेशंस बने हैं, उनमें क्या क्या कमी आई हैं, कहाँ कहाँ हमने देखा है कि समस्याएं आई हैं, किस कारण से भारत और चाइना के मध्य जो संबंध हैं उनमें कटुता आई है, आपसी जो विश्वास है वो भी अविश्वास देखने को मिलता है वहाँ पे भी। तो हम देखेंगे कि आपसी विश्वास क्यों हो रहा है और हम ये भी देखेंगे कि कहाँ हम संबंध बना सकते हैं और बनाने के हम लोगों ने प्रयास भी किए हैं। लेकिन चाइना जो है वो अभी भी हमें शक की दृष्टि से देखता है और हमारे साथ जो संबंध है उनके उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए एक पड़ोसी के नाते। तो देखिए, हमने 1954 में चाइना के साथ में एक समझौता किया था, पंचशील का सिद्धांत। पंचशील का सिद्धांत, या यूं कहा जाए कि पंचशील का जो सिद्धांत है वो एक समझौता माना जाता है। भारत और चाइना के मध्य जो प्रथम समझौता हुआ वो नेहरू जी और चाओ एन लाई दोनों के मध्य हुआ। इसमें क्या था, जैसे एक देश के क्षेत्र में दूसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनके घरेलू क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा, जो कि 62 में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे, व्यापार है तो व्यापार में हम पारस्परिक जो है लाभ पर आधारित व्यापार करेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि ऐसा व्यापार कर ले हम जिसमें एक राष्ट्र तो घाटे में जा रहा है और दूसरा राष्ट्र लाभ ही लाभ में है। तो जो है वो उस प्रकार की हम पॉलिसी को भी नहीं अपनाएंगे। फिर हमने देखा कि सह अस्तित्व के सिद्धांत का भी पालन करेंगे। तो इस तरीके से ये 5 सिद्धांत हैं जिनके ऊपर 1954 में हमने बात की। आते आते हुआ क्या कि 1959 के अंदर जो तिब्बत है, तिब्बत को चाइना अपना हिस्सा मानता है। तिब्बत में यहाँ पर बौद्ध निवास करते हैं। बौद्ध यहाँ पर निवास करते हैं। तो तिब्बत के ऊपर चाइना ने जब आक्रमण किया तो ये बौद्ध जो हैं, इनके जो धर्म गुरु हैं, उनके साथ में ये भारत में आ गए। भारत में कहां पर आए? लद्दाख में आ गए। कहां पर आ गए? अब मैं एक चित्र आपको बना के दिखा देता हूं। बड़ा बढ़ गया ना थोड़ा सा, कोई नहीं। देखिए, ये तिब्बत का वाला एरिया है, ये चाइना का एरिया है ना, चाइना और तिब्बत। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये है अक्साई चीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अक्साई
चीन। इसमें बौद्ध यहाँ आ गए और इनके धार्मिक गुरु जिसका नाम था दलाई लामा भी आ गए। चाइना ने आरोप लगाया कि आपने पंचशील के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। बोला वो कैसे किया है हमने, कि आपने हमारे घरेलू क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है, कि हमारा जो भगोड़ा आदमी है दलाई लामा, क्या नाम है उसका, दलाई लामा, आपने उसको शरण दे करके हमें हमारे घरेलू क्षेत्र में आपके द्वारा हस्तक्षेप किया गया, जो गलत किया गया है। तो इसी आधार पर कहा कि आपने जो समझौता किया है उसको तोड़ दिया है, अब हम भी इसी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने 1962 के अंदर, कब 1962 में चाइना का जब भारत पर आक्रमण हुआ के संदर्भ में ये देखा जाता है कि भाई जब पंचशील का सिद्धांत दिया, समझौता किया था, उस समय हमने कहा था कि दोनों देश जो हैं एक दूसरे के घरेलू क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आक्रमण नहीं करेंगे। इन्होंने आक्रमण भी कर दिया तो ये लगा और उन्होंने आरोप भी लगाया कि भाई आपने हमारे घरेलू क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। नेहरू जी मना करते रहे, बोला हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे देश के अंदर तो अतिथि देवो भव का एक सिद्धांत चलता है कि हमारे देश में जो भी व्यक्ति आएगा हम उसे उन्हें देवता के समान मानते हैं, और अगर उनके ऊपर भी कोई आँच आती है तो हम अपनी जान देकर के उसकी रक्षा करते हैं, और ये भारतीय परंपरा रही है। तो इस तरीके से हमने देखा कि चाइना ने किस बहाने से भारत पर आक्रमण किया। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये जो 1959 में दलाई लामा आए यहाँ पर, वह चाइना का जो आक्रमण हुआ वो उसके कारण नहीं हुआ। एक चीज आपको मैं बता देना चाह रहा हूं यहाँ पर, देखिए आप ये देखेंगे, तिब्बत देखेंगे, यहाँ पर तिब्बत, यहाँ पर इनकी एक नीति चलती है जिसको हम बोलते हैं फिंगर पॉलिसी। कौन सी नीति है चाइना की? फिंगर पॉलिसी। अब देखिए फिंगर पॉलिसी क्या है, ये जो तिब्बत है ना, इसको क्या मानता है? हथेली मानता है। क्या मानता है? हथेली मानता है। और हथेली के साथ में उंगलियां भी हैं। तो अंगूठा किसको मान रहा है? इसको मान रहा है। ये कौन सा है? अक्साई चीन। क्या नाम है इसका? अक्साई चीन है। इसके पास में है कौन सी है? नेपाल है। इसके पास में कौन सा है? आप देखेंगे सिक्किम है। फिर यहां देखेंगे भूटान है, और यहां कौन सी आ गई? तवांग आ गया। कौन सा क्षेत्र आ गया? कितनी हो गई? ये अंगूठा हो गया, एक उंगली, दो उंगली, तीन उंगली और चार उंगली, और एक ये अंगूठा, पांच। कितने हो गए? पांच। इसको इन्होंने नाम दिया फिंगर पॉलिसी, कि भाई ये जो क्षेत्र है ये पहले चाइना के हुआ करते थे, कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं, और जहां जहां बौद्ध निवास करते हैं वह क्षेत्र जो है पूर्व में सांस्कृतिक दृष्टि से चाइना के रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, इस पॉलिसी को अपना रखा है कि भाई अब देखिए ये वाला जो अक्साई चीन था, इन्होंने कब्जा कर लिया इसके ऊपर। कब कर लिया? ये 1962 में जब युद्ध हुआ, इन्होंने स्वयं घोषणा की कि भाई हम युद्ध को रोक लेते हैं। तो युद्ध की भी इन्होंने स्वतः ही घोषणा कर दी। कब की? जब इन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब ये क्या है, इस क्षेत्र के ऊपर भी ये क्या कर रहे हैं? अपना दावा डाल रहे हैं कि भाई ये जो तवांग जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का जो ये हिस्सा है, ये भी किसका है? हमारा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध हैं उनका एक तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थल है, और ये जो है तिब्बत का हिस्सा रहा हुआ है, इसलिए इसे भी हम लेके रहेंगे। तो भारत इसका विरोध करता है, और भारत यहाँ पर किसी भी प्रकार की चाइना की गतिविधि का पूर्णतः विरोध करता है। अब हुआ क्या कि ये जो क्षेत्र है, ये और जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, इन दोनों के लोगों को
अपने लोग मानता है। वो क्या मानता है? अपने लोग मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि ये तो हमारे हिस्से हैं और यहाँ के जो लोग हैं इनको ये नथी वीजा जारी करता है। कौन सा वीजा जारी करता है? नथी वीजा। कि बोले भाई आप लोग हमारे देश के अंदर वीजा परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तो अपना जो आपकी पहचान है उसको लाइए और हम आपको वीजा जारी कर देंगे। तो नथी वीजा एक तरह से एक इजी प्रोसेस ऑफ परमिशन, ठीक है। घूमने की जो परमिशन है वो बहुत इजी है, आप लोग आइए और हम आपको तुरंत वीजा प्रदान कर देंगे। तो इस प्रकार की जो नथी वीजा है, जैसे मतलब आप कोई पर्ची लेके गए, उसमें लिख दिया गया हाँ ठीक है ओके जाइए आप, तो उसमें तुरंत ये नथी कर देते हैं कि भाई ठीक है हमने आपको परमिशन दे दी और आप जा सकते हैं, हमारे देश में घूम सकते हैं। तो इस तरीके का ये भी कुछ विवाद के कारण है। अब देखिए 1962 में जब युद्ध हुआ तो भारत ने अमेरिका है, बड़े बड़े देशों से निवेदन किया कि भाई इस तरीके से जो ये किया है वो गलत किया है। तो भारत का जो सहयोग है वो किसी देश ने भी नहीं किया। 1961 में आपने देखा भारत ने नेम की स्थापना की थी, नॉन अलायंस मूवमेंट, मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो सभी देशों ने कहा कि भाई आपके पास जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश हैं, तो आप तो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए आप अपने सहायता कीजिए। तो भारत का उस दौरान किसी ने भी सहायता नहीं की। तो भारत को लगा कि चाइना के साथ में रिलेशन अब बनाना ठीक नहीं है और चाइना के साथ में 1976 तक भारत ने किसी प्रकार का संबंध नहीं बनाए। 1976 में यशवंत सिंह भारत के विदेश मंत्री थे, सॉरी यशवंत सिन्हा भारत के विदेश मंत्री थे। इन्होंने औपचारिक वार्ता का प्रयास किया। यशवंत सिन्हा चाइना गए, चीन गए और वहां पर जो है विदेश मंत्रियों की एक औपचारिक वार्ता का प्रस्ताव दिए, भाई हम आपके साथ में हैं, विदेश जो मंत्री हैं उनके मध्य हम एक वार्ता करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है कर लीजिए। फिर इसके बाद में थोड़े से हमारे और उनके थोड़े संबंध सुधरे। 1988 में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी, कौन? राजीव गांधी जी चाइना गए। यहां पर कुछ समझौते हुए, जैसे हम देखते हैं संचार से संबंधित हुआ, तकनीक से संबंधित हुआ और अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ समझौते हुए। बोला किस प्रकार से? बोला देखिए अभी तक हमारे और आपके बीच में संबंध जो बिगड़े हैं वो किस कारण से बिगड़े हैं? सीमा विवाद को लेकर के। इसको लेकर है सीमा विवाद के कारण हमारे और आपके संबंध बिगड़े हैं। तो इस सीमा विवाद की हम बात ही नहीं करेंगे। भाई पड़ोसी के साथ में आप वैसे आने जाने के तो संबंध बना सकते हो ना, जो डिस्प्यूट के मामले हैं उनके ऊपर अपन बात करेंगे, कोई ना कोई हम एक कमेटी बैठा लेते हैं और संवाद चालू रखते हैं। कहीं ना कहीं आप भी समझने का प्रयास कीजिए और हम भी समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनका सॉल्यूशन हो जाए। तो एक सिद्धांत यहाँ पर निकल के आता है जिसको बाद में बिखरे जाने का सिद्धांत कहते हैं। बिखरे जाने का सिद्धांत मतलब इसका क्या होता है? स्पिल ओवर थ्योरी। क्या नाम है इसका? स्पिल ओवर थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप लोग एक क्षेत्र में संबंध बनाइए तो दूसरे क्षेत्र में संबंध सुधरने की गुंजाइश बन जाती है, आशा बन जाती है कि भाई दूसरे क्षेत्र में भी संबंध सुधर सकते हैं। तो ये है स्पिल ओवर थ्योरी, मतलब एक जगह संबंध बनाओगे तो दूसरे क्षेत्र में आप संबंध सुधारने के लिए खुद ही रास्ते तैयार कर लोगे। तो देखिए जो सहयोग के क्षेत्र है ना उनकी तलाश कीजिए कि कौन कौन से क्षेत्र जो हैं जिनमें हम सहयोग कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर एक वार्ता प्रारंभ की गई, वार्ता का आयोजन किया गया, वार्ताएं शुरू की गई भारत और चाइना के मध्य। अब यहाँ पर
देखिए हम सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में संबंध हम बना रहे हैं, उनका भी प्रयास कर रहे हैं। फिर यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि भाई देखिए व्यापार करना प्रारंभ कर दीजिए आप। तो 1988 के बाद में भारत और चाइना के मध्य व्यापार प्रारंभ हुआ। अब देखिए 1991 में अगर हम बात करें तो लगभग 30 लाख डॉलर का व्यापार था, लेकिन आज हम 2022 में बात करें तो भारत का लगभग 126 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापार है चाइना के साथ। दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका। देखिए लेकिन ये व्यापार जो है ना, भारत आयात तो ज्यादा करता है और निर्यात बहुत कम करता है, मतलब व्यापार घाटा चल रहा है। ये अभी विवाद के कारण बताऊंगा कि भाई ये भी एक विवाद का कारण बना हुआ है कि भाई हमारे यहाँ पर जो है घाटा हो रहा है। देखिए पंचशील के सिद्धांत आप दोबारा से याद कीजिएगा, वहां पर था परस्पर लाभपूर्ण व्यापार करेंगे। दोनों के बीच में जब व्यापार लाभपूर्ण होगा तो ही हम व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, और ये समझौता हमने 1954 में किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि चाइना तो फायदे में है और लगभग भारत जो है वो नुकसान में, लगभग 72 अरब डॉलर का प्रति वर्ष क्या हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं भारत और चाइना के मध्य जो व्यापार है वो भी घाटे का एक सौदा है। तो इसके लिए भी भारत और चाइना के मध्य क्या चल रही है, वार्ताएं चल रही है कि घाटे को किस प्रकार से कम किया जाए। जैसे 2022 तक उन्होंने कहा है कि 100 अरब डॉलर हम क्या करेंगे, निवेश करेंगे, इस क्षेत्र में करेंगे, भारत में करेंगे, ठीक है ना। तो भारत में क्या करेंगे, निवेश करेंगे, और उसका लगभग 20% जो हिस्सा है वो भारतीय घरेलू उद्योगों से हम सामान परचेज करेंगे। तो घरेलू उद्योगों को हम बढ़ावा देंगे, ये वार्ता चलती रही। फिर हम 2003 के अंदर आ जाते हैं। अब 2003 के अंदर क्या होता है, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां गए, उन्होंने भी इस प्रकार के संबंध बनाने के प्रयास किए। उन्होंने क्या कहा, देखिए 2003 के अंदर अटल जी वहां गए, उन्होंने कहा कि देखिए जो सीमा विवाद हमारा किस में है, आप सिक्किम को लेकर के हैं और तिब्बत को लेकर के हैं। तो तिब्बत को 2003 से पहले हमने मान्यता नहीं दी थी कि भाई ये चाइना का हिस्सा है। 2003 में हमने स्वीकार किया कि यह चाइना का हिस्सा है, ठीक है, वन चाइना पॉलिसी के तहत। और दूसरी चीज है, चाइना ने जो सिक्किम था उसके ऊपर विवाद था, उसको किसका हिस्सा मान लिया, भारत का हिस्सा मान लिया, और इसको हमने किसका हिस्सा मान लिया, चीन को हिस्सा मान लिया। इनकी चलती है वन नेशन पॉलिसी, एक राष्ट्र सिद्धांत, ठीक है ना, 2003 में हुई। फिर अर्थव्यवस्था को लेकर के भी हमारी बातचीत हुई। इसके अलावा हम अब देखेंगे कि जो वर्तमान में जो चल रहे हैं, क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। तो वर्तमान में हम अर्थव्यवस्था की बात करें, फिर एक रक्षा क्षेत्र में जो है हम हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन विवाद के जो क्षेत्र है ना वो चाइना से बहुत ज्यादा है, सहयोग के क्षेत्र कम है। एक दो और जैसे जलवायु के ऊपर भी हम देखें तो वैश्विक स्तर पर क्या कर रहे हैं, ये जलवायु पर भी सहयोग कर रहे हैं। अगर हम बात करें नियो का मतलब होता है जो न्यू अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक पॉलिसी है, या यूं है कि नई अंतर्राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसको किस प्रकार से होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी हमारा ये सहयोग करता है कि भाई जो गरीब देश हैं उनको
अमीर देशों से क्या क्या फायदे होने चाहिए, क्या क्या उनको लाभ दिए जाने चाहिए। तो इसके ऊपर भी ये हमारा क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। फिर अब हम पढ़ते हैं इसके विवाद के क्षेत्र कौन कौन से हैं। भारत और चाइना के विवाद के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है टॉपिक, तो इसको थोड़ा सा देख ले। विवाद के प्रमुख क्षेत्र, पहला तो है सीमा विवाद ही चल रहा है। सीमा विवाद क्या, मैकमोहन रेखा, हम इसको लाइन ऑफ एक्चुअल रेखा मानते हैं। तो जो लाइन है ये वाली, इसको हम एक्चुअल रेखा मान, लेकिन ये नहीं मानता है। ये जो है ये तो अलग ही मानता है, ये इसको स्वीकार नहीं करता है। इसको लेकर के जो है विवाद है। ये कब खींची गई थी, 1914 में खींची गई थी, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। इसी को लेकर के कहता है कि यह ब्रिटिश सरकार के साथ में एक हमारा संबंध था, समझौता था, भारत के साथ समझौता नहीं है। इसको लेकर के ये विवाद चल रहा है, सीमा विवाद को लेकर के। फिर दूसरा, अब देखिए यहां पर जो है ना, भारत का जो पीओके है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसमें गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है, उसमें से ये क्या कर रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है सीपीईसी की स्थापना कर रहा है। किसकी स्थापना कर रहा है, और कर चुका है। यहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना कर दी। इसमें हुआ क्या है कि ये जो है गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र भारत के पीओके में आता है, जो पाक ने अधिकृत कर रखा है। जब हम इसका विरोध करते हैं कि जो आप ये कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये भारत का हिस्सा है, आपका हिस्सा नहीं है, तो भारत ने इस पॉलिसी का भी इनका विरोध किया है। तो हमने इसकी ये जो पॉलिसी है, इनको जो ओबोर में आता है, ओबोर वन बेल्ट वन रोड, तो वन बेल्ट वन रोड का हम हमेशा से विरोध करते आए हैं। वो बार बार हमें प्रेशराइज करता है कि भाई आप जो हैं इसमें शामिल हो जाइए, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इसमें शामिल नहीं हो रहे। देखिए यहाँ पर जो है, इसमें क्या है, इसमें गैस है, गैस पाइपलाइन है, और इसके अलावा सड़क है, रेलवे लाइन है ना। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर डेवलप कर रहा है। और ये कहाँ तक जा रहा है, ग्वादर बंदरगाह तक। कहाँ तक जा रहा है, ग्वादर बंदरगाह तक। अब देखिए इसकी एक पॉलिसी और है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ये है मोतियों की माला। कौन सी है, मोतियों की माला। कर क्या रहा है ये, देखिए यहां पर हम देखेंगे चटगांव है, जिसको हम चिटगांव बांग्लादेश में आता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर एक कोको द्वीप है, जो ये इंडोनेशिया का है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा देश है श्रीलंका। यहाँ पर एक देश है, एक बंदरगाह है जिसको हम्बनटोटा कहते हैं, हम्बनटोटा। मालदीव एक छोटा सा द्वीप है, यहाँ पर एक इन्होंने बंदरगाह विकसित कर रखा है। फिर हम यहाँ देखेंगे पाकिस्तान है, ठीक है ना, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है। फिर एक इधर आ जाता है जिबूती में एक बंदरगाह है इनके पास। तो कुल मिलाकर के यहाँ अगर देखें हम, क्या क्या देखेंगे हम यहाँ पर जिबूती, ग्वादर बंदरगाह हो गया, मालदीव,
तो ये जो है ना, अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ना, भारत जैसे माला है, माला जैसी है ना, माला पहनते हैं ना, ऐसे पहनते हैं ना, माला पहनते हैं माला। तो इसका मतलब है कि जब भारत के नीचे यानी कि गले में जो माला है वो माला जैसी लगी हुई है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, भारत को घेर रहा है। क्या कर रहा है, भारत को घेरने की नीति, घेरने की नीति, भारत को घेरने की नीति। अभी जैसे 2022 के अंदर हम देखें कि जो हिंद महासागर के 19 देश हैं, किसके देश हैं ये, हिंद महासागर के, जो हिंद महासागर के जो आसपास के जो देश हैं, इनका अभी 16 नवंबर को एक बीजिंग में मीटिंग बुलाई, बीजिंग में मीटिंग बुलाई, और उसका उद्देश्य क्या रखा इन्होंने कि जो हिंद महासागर में जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इसलिए बोला हमने मीटिंग बुलाई। फिर और जिसमें भारत को नहीं बुलाया इन्होंने, किसको नहीं बुलाया इन्होंने, भारत को नहीं बुलाया। तो सभी जानकार लोगों ने कहा कि भाई एक चीज बताइएगा, हिंद महासागर का एक प्रमुख देश भारत है, अगर आप हिंद महासागर के देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं तो भारत एक प्रमुख देश है, उसका सहयोग अपेक्षित है, और उसके बगैर आप हिंद महासागर के देशों की अर्थव्यवस्था को नहीं बढ़ा सकते। मतलब आपके जो उद्देश्य है ना, हमें तो कुछ और ही लग रहा है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत के विरोध में आप इन देशों को करना चाह रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो नहीं बोला, ऐसा नहीं है, इन लोगों ने नकार दिया, लेकिन हम तो इस चीज को समझ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। अभी हुआ क्या है कि चाइना ने यहां पर इस क्षेत्र के अंदर जो है एक इनका पनडुब्बी है इनके पास एक, और पनडुब्बी कैसी है, वो एक राडार लगा हुआ है उसके ऊपर बहुत बड़ा राडार है, जो आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी संस्थान है, उनकी जो सूचनाएं हैं, गुप्त सूचनाएं, उनको ये क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। तो ये जो पनडुब्बी है, ये दूसरी बार भारत में आई, दूसरी बार जो है भारत के आसपास देखी गई। अभी जैसे देखी गई है, 2-3 दिन पहले देखी गई थी। तो अब ये जो पनडुब्बी है ना, ये भारत में, इसका नाम है युवान 5। तो ये युवान एक जासूसी पनडुब्बी है, क्या कह सकते हैं इसको, जासूसी पनडुब्बी। इसको यहां लगातार दूसरी बार लाने का क्या मतलब निकलता है, ये समझ में नहीं आता है। तो हम तो यही समझेंगे ना कि भारत के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें इस प्रकार की जासूसी कर रहा है, और भारत के आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं उनके ऊपर ये क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत के प्रति इनका जो मंशा है वो ठीक नहीं है। तो अब ये जो है यहाँ पर भारत को घेरने वाली जो नीति आ रही है ना कि किस प्रकार से भारत के ऊपर निगरानी रख रहा है, भाई क्यों रख रहे हो, इसके कारण से भारत ने क्या है, अभी जो है यहाँ पर एक मिसाइल प्रक्षेपण करना चाह रहे थे, वो भी भारत ने रोक दिए कि भाई अभी हम नहीं करेंगे, जब तक ये पनडुब्बी यहाँ रहेगी हम मिसाइल का परीक्षण नहीं करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है ना। तो परीक्षण नहीं किया हमने। तो इस तरीके से फिर इसके बाद में हम देख रहे हैं कि जो चाइना है, इसकी भारत के प्रति और आतंकवाद के प्रति दोहरी नीति रही है। कैसे रही है, आतंकवाद के प्रति जो नीति है, आतंकवाद के प्रति नीति कैसी रही है, दोहरी रही है। दोहरी का मतलब क्या है कि जब आपके क्षेत्र में आतंकवादी हमले हों जब तो आतंकवादी, और जब भारत के क्षेत्र में आतंकवादी हमला करे तो भारत में वो आतंकवादी नहीं मानता। जैसे मान लेते हैं जैसे मोहम्मद, भारत ने कहा कि भाई ये आतंकवादी है, अंतरराष्ट्रीय हम यूएनओ में गए कि भाई ये जो आदमी है ना, ये भारत में आतंकवादी गतिविधियां फैला रहा है, इसलिए क्या किया जाए, इसको प्रतिबंधित किया जाए, इसे आतंकवादी घोषित किया जाए। चाइना ने कहा कि भाई आपके पास क्या
क्या है इसके प्रति सबूत? अरे भारत ने कहा कि भाई इसने हमारे देश में कई ऐसे आतंकवादी संगठन चला रखे हैं और गतिविधियां की हैं, तो ये आदमी जो है इसकी कई हमने सूचनाएं हमने प्राप्त की हैं और हमने इसको प्रतिबंधित भी कर रखा है। तो भारत क्या है, इसको यूएनओ के माध्यम से एक आतंकवादी घोषित करना चाहती है, लेकिन चाइना कह रहा नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा आदमी, सीधा आदमी है, ये तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। एक अजहर मसूद है, जिसे भी भारत आतंकवादी घोषित करना चाहती है, जिसके प्रति भी चाइना बड़ी रहमदिली अपना रहा है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत सीधा आदमी है, ये आतंकवादी हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से देखें कि भारत के प्रति जो है, या यूं कहा जाए कि आतंकवाद के प्रति इनकी नीति ठीक नहीं। अभी एक चीज जिस मीटिंग बुलाई गई, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस बुलाई गई अभी भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर इसकी बुलाई गई। इसमें लगभग 70 देशों ने हिस्सा लिया और चाइना और पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो ये भी किस प्रकार की एक नीति मानी जा सकती है कि भारत, या यूं कहा जाए कि आतंकवाद के प्रति जो है इनकी दोहरी नीति रही है। नाम है शांगपो। यहां से एक नदी निकलती है और ये जो है इस तरह से बहती है। तो इनके ऊपर इन्होंने रन ऑफ रिवर एक प्रोजेक्ट चला रखा है। क्या चला रखा है? प्रोजेक्ट। इसके तहत ये क्या बना रही है, यहां पर बांध बना रहा है। अब बांध जब बना रहा है इस पे, तो ये क्या है, बरसात के दिनों में तो क्या है, जैसे बरसात हुई और ये पानी जो है ओवरफ्लो भी हो सकता है, और ओवरफ्लो होने से क्या हो सकता है, बांध भी टूट सकता है। बांध अगर टूटेगा तो जो नीचे वाले जो क्षेत्र होंगे, ढलान वाले क्षेत्र हैं, उनमें तीव्र गति से क्या आती है, पानी आएगा। पानी का बहाव जो होगा इन क्षेत्रों के लिए वो नुकसानदायक होगा। तो भारत इसका विरोध कर रहा है कि भाई आप जो बांध बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। दूसरी चीज, जब पानी कम होगा तो ये लोग क्या कर लेंगे, बांधों में क्या कर लेंगे, पानी इकट्ठा करेंगे। जो भारत के अंदर जो इससे खेती होती है वो भी प्रभावित होगी। तो भारत क्या कह रहा है कि भाई आप जो हैं ये गलत कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप। तो इसको लेकर के भी भारत और चाइना के मध्य विवाद रहा है। इसके अलावा और क्या विवाद रहे हैं, अक्साई चीन में अभी विवाद के 2-3 क्षेत्र रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पेंगोंग झील है, पेंगोंग झील, आपने देखी गलवान घाटी, फिर आपने देखा डोकलाम क्षेत्र। डोकलाम क्षेत्र देखा आपने। डोकलाम क्या है कि जो भूटान है, भूटान के और चाइना के जो स्थल लगते हैं। तो भारत जो है, भूटान की विदेश नीति जो है भारतीय हितों के संदर्भ में देखी जाती है, और उसकी जो रक्षा का कार्य भूटान का वो कौन करता है, भारत करता है। तो जब चाइना यहाँ पर अपनी एक सड़क बना रहा था तो भारत इसका विरोध कर रहा है कि भाई आप जो हैं इस क्षेत्र में आप नहीं बना सकते। तो भारत ने इसका विरोध किया, डोकलाम में इसके सड़क का विरोध किया। तो यहाँ पर एक डोकलाम विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें भारत द्वारा काफी संयम बरता गया था। भारत की इसके ऊपर काफी सराहना भी हुई कि भाई आपने जो है संघर्ष को बातचीत के माध्यम से किस तरीके से हल किया। एक परिपक्व जो है विदेश नीति की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर तवांग को लेकर के भी काफी विवाद अभी भी बना हुआ है कि तवांग हमारा हिस्सा है, चाइना इस तरीके से कहता है, जबकि यह भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, और ये भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत और चाइना के मध्य जो है रिलेशन किस प्रकार से बने हुए हैं। भारत का जैसे और क्षेत्रों में भी ये लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जैसे एनएसजी ग्रुप है, जो परमाणु सप्लायर ग्रुप है, उसमें भी भारत की सदस्यता का विरोध कर रहा है। नाम मैं लिख देता हूँ, एनएसजी ग्रुप, उसमें भी भारत की विरोध कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो। फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में भी भारत का विरोध कर रहा है ना, सुरक्षा परिषद में विरोध कर रहा है। आप देखेंगे कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है उसका भी विरोध कर रहा है ये। तो इस तरीके से भारत की कई क्षेत्रों में ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है।
तो कुछ ऐसे संगठन हैं जो भारत और चाइना के मध्य मिलकर बने हैं, जैसे एससीओ है और ब्रिक्स है। इनमें क्या कर रहे हैं, सहयोग भी देखने को मिल रहा है। एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन है। ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कितने देश हैं, अभी 5 देश हैं। कौन कौन से हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाती है कि भारत जो विश्व में जो सबसे बड़ी उभरती हुई और आने वाले जो 50 साल हैं, यानी कि या यूं कहा जाए कि 1950 तक 2050 तक ये विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी होंगी और सबसे बड़ा जो है व्यापार में इनका हिस्सा माना जाएगा। ये एक तरह से ये क्या है, एक सैनिक संगठन माना जाता है, सैनिक संगठन माना जाता है। तो इसमें कौन कौन से 8 देश हैं, इसमें 8 देश कौन कौन से, मध्य एशिया, रूस, चाइना, ये मिलकर के बना है। भारत और पाकिस्तान को भी इसमें शामिल कर लिया है। तो कुल मिलाकर के इसमें 8 देश हैं। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का जो है ये कार्यक्रम जो था, या यूं कहा जाए कि भारत और चाइना के मध्य जो रिलेशंस है, मैंने आपको समझाया कि भारत को किस प्रकार से वो घेर रहा है, भारत और चाइना के मध्य किस प्रकार से विवाद के स्थल रहे हैं, कौन कौन से रहे हैं, हमने कौन कौन से सहयोग के क्षेत्र देखे, कौन कौन से क्षेत्रों में सहयोग चल रहा है। ज़्यादा हमने देखे, ज़्यादा सहयोग के क्षेत्र नहीं है, कुछ क्षेत्र हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन को देखा जाए, नीतियों की बात करें हम, रक्षा क्षेत्र में हम एक युद्धाभ्यास करते हैं, इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में हम सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से भारत और चाइना के मध्य सहयोग के स्थल रहे हैं। विवाद की अगर जगह देखें तो बहुत सारे विवाद के स्थल हैं। तो आने वाले टाइम में अभी हमें लग नहीं रहा है कि भारत और चाइना के मध्य जो है संबंध अच्छे बन पाएंगे। हालांकि ये है कि अभी हमने जैसे स्पिल ओवर थ्योरी को अपना रखा है कि भारत जो है इसके तहत एक क्षेत्र में सहयोग करेगा और दूसरे क्षेत्र में जो सहयोग है अपने आप बनते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।